तो देखिए लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कहा था कि जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और उसमें से जैसे मैंने आपको साइन एक्स के बारे में बताया था, और वहाँ मैंने आपको 2 फॉर्मूलेस याद होगा मैंने करवाए थे आपको। एक तो मैंने ये बताया था अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल साइन एक्स कर रहे हैं डी एक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। और अगर आप इसको साइन का जो एंगल है वो आपको टीचर अगर ए एक्स प्लस बी दे देता है, तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से हम इसको डिवाइड कर देंगे और प्लस का सी होगा। तो यही फॉर्मूले आप सबके साथ लगा सकते हैं, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो ये है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो वो तो आपको पता ही है कि हम उसको बाहर रखेंगे, है ना, तो वो तो आप कर ही लेंगे। तो मैं बता रहा था कि इसके अलावा हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। मैंने आपको बुकलेट दे दी है, उसमें आप जाएंगे तो सारे फॉर्मूलों की लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सारे फॉर्मूलों को देख सकते हैं, ठीक है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द चैप्टर, तो वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट फिर भी मैं आपको सारे फॉर्मूलेस जो है वो लिख के दिखा देता हूँ। इसी तरह से अगर हम देखो, अब ये जो सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा है ये आप सबके साथ लगा देना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने एक के साथ इसको समझा दिया है, तो वैसे ही आप इसको बाकी के साथ भी कर लेना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कर देता हूँ, तो वो साइन एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका नेक्स्ट अगर आप देखें, तो अब देखिए जैसे कि आप कहेंगे कि सर उसके बाद देखो, अभी मैं वो वाले फॉर्मूलेज आपको लिखवा रहा हूँ जिनके डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग आप समझ पाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देता हूँ आपके लिए पहले, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं। उसके बाद हमारे पास cos x होता है, फिर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है, फिर इसी तरह से हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ sec x होता है, फिर ऐसे ही डी बाई डी एक्स हमारे पास cot x होता है, और ऐसे ही हमारे पास डी बाई डी एक्स किसका होता है, cosec x का होता है। तो ये सारे फॉर्मूलेज याद ही होंगे आप सभी को। इसका डेरिवेटिव है cos x, इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन x, इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव होता है sec x tan x, इसका डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस का cosec स्क्वायर x, और इसका डेरिवेटिव आपके लिए होता है माइनस का cosec x इंटू में cot x। ये सारे डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं सारे फॉर्मूलोज को आप इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला करके दिखा दिया है कि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो cos x है उसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस cos x। अब ऐसे साइन x का डेरिवेटिव कौन है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो यूँ आना है वापस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको इस तरह से वापस आना होगा। तो ये सब इनके फिर एंटी, ए डी का मतलब हो गया एंटी डेरिवेटिव्स, तो ये सब फिर आप इनके एंटी डेरिवेटिव्स वापस करेंगे तो बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने एरो से समझा दिया आपको। तो ऐसे ही अगर आप देखें, तो अगर मैं देख रहा हूँ कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, मतलब एंटी डेरिवेटिव करूँ, तो वो मेरे को क्या मिलेगा, tan x प्लस सी, ठीक है। आ रहा होगा सबको समझ में। ऐसी sec x का डेरिवेटिव अगर sec x प्लस tan x है, तो sec x प्लस tan x का अगर मैं एंटी डेरिवेटिव करूँ, तो sec x प्लस tan x का अगर मैं इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव करूँ, तो वो मुझे मिलेगा sec x प्लस सी। फिर इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, तो cot x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस cosec स्क्वायर एक्स है, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो आपके लिए कौन बन जाएगा, माइनस का cot x। तो अगर cosec स्क्वायर एक्स का अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो हमारे लिए बन जाएगा क्या, माइनस का cot x। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट लेते हैं ये कि cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cosec x cot x, तो अगर हम cosec x cot x इसका अगर हम क्या लेते हैं इंटीग्रेशन यानी कि एंटी डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस सी। तो ये देखिए, इन फॉर्मूलोज को याद करना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। ये 6 फॉर्मूले वैसे दिख रहे साथ हैं, क्योंकि बीच में जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला सेकंड वाला, वो तो मैंने
उस वजह से लिखा हुआ है कि वो एंगल अगर आपको टीचर ये देता है, ठीक है। ऐसे ही सबके साथ वैलिड। अगर मैं आपको पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी क्या होगा, तो वो साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए होगा, तो वो तो आप कर लेना, ठीक है। सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबके दो दो फॉर्मूले बन जाएंगे, बट बेसिक ये 6 फॉर्मूलेज हो गए आपके पास जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन फिर आपके सवाल मन में ये आ सकता है कि सर जैसे कि यहाँ पर डेरिवेटिव tan x का भी होता है, sec x का भी होता है, cot x का भी होता है और cosec x का भी होता है ना, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो भाई बच्चे को नज़र नहीं आ रहे होंगे ना ढंग से। जैसे कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें sin x नज़र आ रहा है ये वाले फॉर्मूले में, cos x भी नज़र आ रहा है, बट ये जो बाकी के तुम्हें फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं ये तो परफेक्ट नहीं है हमारे हिसाब से। परफेक्ट इन द सेंस कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे दिमाग में है, हमारे नॉलेज में है, वो हमें नहीं दिख रहे हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ फिर आप कौन सा और फॉर्मूलोज को ऐड करेंगे। अब देखिए, तो अब मैं कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये वाले फॉर्मूले इसलिए आपके लिए इजी हैं क्योंकि ये आप डेरिवेटिव से याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने किसी टीचर ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो इसका सवाल, इसका जवाब जो होगा वो बच्चे के पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो डायरेक्ट फॉर्मूले थे तो सीधे सीधा समझ में आ गया। लेकिन मुझे अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसका अगर मैं एंटी डेरिवेटिव करूँ तो मुझे tan x मिल जाए, है ना। ऐसा कुछ मेरे को सोचना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए फंक्शन कौन होगा, वो आपके लिए होता है फंक्शन, ये देखो अभी मैं इसका प्रूफ आगे कराऊंगा। जो मैं आप फॉर्मूले अभी लिख रहा हूँ इनके प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी आप यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलेज, ठीक है। तो tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का log cos x, ठीक है। आप चाहें तो माइनस का log cos x भी लिख सकते हैं, और मैंने कहा था log के बाद कुछ भी लिखेंगे तो मॉडुलस में ही लिखना होता है। और इसके अलावा आप अगर ध्यान से देखें कि ये माइनस साइन को अगर हम फ्रंट पे ले मतलब पावर पे ले जाएं तो वो cos x की पावर -1 बनेगी, फिर 1/cos x sec x बन जाएगा। तो आप इसलिए इस फॉर्मूले को log sec x प्लस c भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से अब मेरे पास tan x के अलावा कौन आता है, मेरे पास आता है cot x। अब cot x का जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके लिए होती है log sin x, ठीक है। इसके साथ वो तो आपको लगाना ही है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इसका हो जाता है log में क्या कहते हैं cot x का जो होगा log sin x, तो ये आपका log sin x प्लस c होगा। आप मेरे से सवाल कर सकते हैं सर ऐसे कैसे हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं cot x का जो इंटीग्रेशन है वो log sin x लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं log sin x का क्या कर देता हूँ, log sin x का अगर मैं वो क्या कहते हैं डेरिवेटिव करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को cot x ही मिलना चाहिए, है ना। तो log sin x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बताओ जरा सभी बच्चे। log sin x का डेरिवेटिव तो पहले आप log का करोगे तो वो जाएगा 1 में sin x, और फिर sin x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x, है ना। और cos अपॉन साइन देखो क्या बन जाएगा cot x। तो इसीलिए log sin x जो होता है वो cot x का एंटी डेरिवेटिव हो गया, और log sin x का डेरिवेटिव क्या बन गया, cot x बन गया, ठीक है। बट ये आया कैसे, है ना, अगर हम इसको प्रूफ देखेंगे तो वो हम बाद में देख पाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अब कौन बचा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, 4 हो गए। तो 2 और बाकी हैं अभी। तो 2 जो बाकी हैं उनमें कौन आता है, अब आपका आता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, और प्लस आखिरी जो इसमें आता है फिर आपके लिए वो आएगा कौन, कोसेक एक्स। यही बचे। तो देखो टोटल 6 हो जाएंगे, ऊपर साइन और कॉस हो गए, और ये 4 नीचे हो गए आपके लिए, ठीक है। तो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है, आपको याद रखनी है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉडुलस ये होता है, और कोसेक एक्स का जो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला वो होगा लॉग का ही कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स। तो ये जो आप फॉर्मूलेज आप देख रहे हैं नीचे 4 और अलग से मैंने लिखे हैं, ये हमारे पास रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए टोटल मिला के। तो ये आप देख सकते हैं देर आर ऑलमोस्ट दीज आर, अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 10 फॉर्मूले हो गए। अब आउट ऑफ दिस 10 फॉर्मूलेज अगर मैं ये नीचे के 4 फॉर्मूले देखता हूँ तो ये तो मेरे को ईजिली समझ में आ रहे हैं, ऊपर वाले सारे 7 फॉर्मूले, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये डायरेक्टली हमने इसकी हेल्प से बना लिए डेरिवेटिव से। लेकिन जो नीचे के आप 4 फॉर्मूले एडिशनल देख रहे हैं उनके प्रूफ अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे ढंग से। तो वो जो चीज़ है वो फिर मैंने जैसा कि बताया कि अगली क्लासेस में हम उसको कवर करेंगे, तो वो चीज़ रहेगी। बट टोटल मिला के 10 फॉर्मूले हैं, दिख 11 रहे हैं क्योंकि वो एक फॉर्मूला जो बीच में है वो ए एक्स प्लस बी वाला है, तो वो तो मैंने कहा ही है, वो सबके साथ आप उसको ज्वाइन करेंगे तो उसके हिसाब से हर फॉर्मूला 2 बार आप बना सकती हैं। तो यही लॉजिक है ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर काम करने का। ये तो सर अभी सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, बाकी तो आप लोग भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम करना वैसे आसान नहीं होता। तो अब
इसके ऊपर पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज है, दैट इज 7.3। तो जब हम 7.3 बनाएंगे तो वी आर टोटली वर्कड ऑन टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो फिर वहाँ पर हम सिर्फ टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर ही टोटली काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो पहले आपको इनको कॉपी करना होगा। तो पहले तो मैं कंफर्म कर लेते हैं कि अभी तक जो पढ़ाया उसको समझ में आपको आया है कि नहीं आया है। चलिए बताइए सभी बच्चे। कोई भी किसी का डाउट है तो वो अपना पूछ सकता है, लेकिन ये टोटल फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, तभी आगे की जो एक्सरसाइजें हैं और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जो हैं समझ में आएंगे। और जो नीचे मैंने 4 फॉर्मूले अलग से लिखे हैं उनके प्रूफ मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर कराऊंगा। ठीक है, तो अरे भाई सैक कैसे आ गया? अगर भाई वो माइनस को अगर हम फ्रंट पे लेके आगे लेके जाएंगे ना, जैसे अब ये माइनस का लॉग ये ऐसे था, माइनस का लॉग कॉस एक्स था, तो फिर माइनस हटा देंगे यहाँ से तो ये पावर बन जाएगी ना उधर जाके, ये ऐसे कॉस एक्स की पावर -1 बन जाएगी। फिर ये आपका लॉग अपॉन में 1 अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा, और लॉग 1 अपॉन में कॉस एक्स क्या बनेगा? सेक एक्स ही तो बनेगा। हाँ भाई समझ में आ रहा है एट्थ, जिसका डाउट है? भाई लास्ट वाली से ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है। जो अभी मैं टॉपिक करा रहा हूँ दैट इज़ डिफरेंट। लास्ट क्लास में जो मैंने लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कराए थे, इस क्लास में जो मैं करा रहा हूँ वो टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूलेस। और ये फॉर्मूले आ कैसे रहे हैं, जिसमें से ऊपर के जो मैंने आपको बता दिए जो 7 फॉर्मूले हैं उनके प्रूफ तो आप सामने ही देख रहे हैं ना मेरे। और नीचे के जो 4 फॉर्मूले 8 9 10 11 इनका तो प्रूफ मैं आगे कराऊंगा ही। तो सिंपल है सब चीज़ें, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? चलिए, यहाँ तक कॉपी करिए फटाफट पहले सभी बच्चे। यहाँ तक नोट डाउन करिए सभी बच्चे। यहाँ तक लिख लिया सभी बच्चों ने? हाँ जी, यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? अब ये नेक्स्ट फॉर्मूलेस करिए इसके बाद। हाँ जी, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए सभी स्टूडेंट्स ने? सभी सर 11th वाला एक बार देखने दो, 11th वाला, 11th। 11th वाला ये रहा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन है लॉग मॉडुलस में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स।
हो गया सर। चलिए, तो सभी ने लिख लिया होगा, आई होप। आप आगे चलते हैं। अब देखिए, एक्चुअली में देखो, अब जो भी हमारे जो मेन जो मेन फंक्शंस होते हैं जो बच्चा कैलकुलस के अंदर पढ़ता है, तो उसको मैंने याद होगा पहले भी आपको बताया था कि हम इस लेटर से, इस वर्ड से उसको याद रख सकते हैं, आई लेट। ठीक है। तो बेसिकली यही फंक्शंस होते हैं जो बच्चा क्लास 11th 12th में डिटेल्स में उनके बारे में नॉलेज लेता है। तो जिसमें सबसे पहला आता है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो पहला है वो कौन सा है, आई फॉर हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके अंदर बच्चा सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, जैसे साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, जितने भी वो 6 होते हैं उनके बारे में पढ़ता है। एल में आ जाता है लॉगैरिथम फंक्शन, जिसमें लॉग एक्स हो गया, लॉग से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो इस वाले फंक्शन में आ जाती हैं। ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, जैब्रिक फंक्शन जो होते हैं जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो एल्जेब्रिक में ये आ गया पॉलिनोमियल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स जितनी भी होती हैं, उनके ऊपर जब हम काम करते हैं तो वो एल्जेब्रिक्स होते हैं। टिग्नोमेट्रिक्स में आपके 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब। और ई फॉर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये सब आ जाते हैं। तो टोटल मिला के अब यही है। तो आपने देखा होगा अभी तक मैंने इंटीग्रेशन आपको किस किस का फॉर्मूलेस बता दिए। लॉग एक्स का कवर कर दिया मैंने, पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट टर्म, तो पावर वाले फॉर्मूले से कवर हो गया हमारा। ठीक है, और साइन एक्स, कॉस एक्स, ये भी सब कवर हो गए। लास्ट क्लास में मैंने ये भी कवर कर दिया आपका। तो अभी आप देख रहे हैं, नोटिस करोगे सिर्फ ये वाले फंक्शन जो हैं हमारे रह रहे हैं, लेकिन इनके जो इंटीग्रेशंस हैं वो आसान नहीं है। तो इनकी जो इंटीग्रेशंस है वो हम आने वाले लेक्चर्स में ही कवर करेंगे। तो अभी इसको हमें रखना पड़ेगा किसमें, होल्ड पे, क्योंकि इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। जैसे आपसे पूछूं कि भैया साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बता दो मेरे को, तो ये नहीं कि तुम एकदम से बता दोगे। जैसे तुम अभी इसका तो बता दिया, जैसे मैं साइन एक्स का बता दिया कि माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो वैसे बच्चा साइन इनवर्स एक्स का नहीं बता सकता है। तो इसलिए हम इसके फॉर्मूलेस को देखना पड़ेगा कि क्या इसके फॉर्मूलेज होंगे, किसके ऊपर बच्चा इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से चले। बट आप सोच सकते हो जैसे कि अब अगर हम कोई ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे जिसका जो डेरिवेटिव होगा वो साइन इनवर्स एक्स हो, तो फिर हम बता सकते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर हम वो बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन्वर्स को होल्ड पे रखने जा रहे हैं, लेकिन बाकी तो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। चलिए, तो समझ में आ रहा है आपको, ये आईलेट की कहानी समझ में आ गई सबको। टोटल ये मिला के यही फंक्शंस होते हैं जो बच्चा क्लास 11th और 12th में आपने डेरिवेटिव में भी देखा होगा, और अभी इंटीग्रेशंस में भी आपने देख लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है तो उससे आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो सकती है। तो आइए, बुक सभी के पास ही होगी, उसको ओपन कर लीजिए। 7.1 एक्सरसाइज। अब देखिए, थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आप बच्चा जब डेरिवेटिव्स के साथ काम करता है तो वहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना। डेरिवेटिव से बच्चा काम करता है तो सबसे पहले उसको सबसे अच्छा जो चीज़ आनी चाहिए वो कौन सा रूल होता है, चेन रूल, है ना। तो बच्चे, मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ अभी। तो जब बच्चा डेरिवेटिव्स में काम करता है तो फिर वो चेन रूल पे पहले फोकस करता है, फिर चेन रूल उसको समझ में आ जाता है सही से, तो फिर वो प्रोडक्ट रूल हो गया, एंड उसके बाद फिर आता है क्वोशंट रूल, है ना। तो इस तरह से बच्चा काम करता है, और यही 3 बेसिक रूल्स हैं। अगर ये 3 बच्चे को लगाने आते हैं ढंग से तो ऑब्वियस ही बात है वो बाकी तो फिर फॉर्म्स होती हैं जो बच्चे पे आगे इसको काम करना होता है। बट बेसिक बेसिक रूल तो यही है। अगर आपको ये आते हैं तो देन यू आर एबल टू डू डेरिवेटिव्स, है ना। तो वैसे ही अब इंटीग्रेशन में भी होना चाहिए। अब बच्चे के दिमाग में आएगा, सर क्या इंटीग्रेशन में भी ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि डेरिवेटिव्स में होते हैं चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, तो ऐसा कुछ हम इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन में कोई 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो उनको हम प्रोडक्ट रूल से फॉलो करेंगे, या 2 फंक्शन अपने डिवाइड में आ गए तो क्वोशंट रूल से फॉलो करेंगे, या चेन रूल। तो सर ऐसा कुछ इंटीग्रेशंस में नहीं होता। प्रोडक्ट रूल टाइप फिर भी होता है, जिसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहते हैं। यहाँ पर उसको प्रोडक्ट रूल नहीं कहा जाता, उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहा जाता है, वो अलग चीज़ हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे को इंटीग्रेशन में मिलती है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे के साथ इंटीग्रेशन में होती है वो होता है डिनोमिनेटर। तो डी फॉर डिनोमिनेटर और डी फॉर दुश्मन। यानी कि अगर मैं जब बच्चे को इंटीग्रेशन पढ़ा रहा होता हूँ तो उसको लिए मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि यहाँ पर हमें वही बच्चा ढंग से इंटीग्रेशन कर सकता है जिसको दुश्मन को हटाना आता है ना। तो हमारे लिए दुश्मन यहाँ पर कौन है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ही सर आपको यहाँ पे टेंशन में डालेगा। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर्स को हटाने के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, कैसे हम डिनोमिनेटर्स को हटा सकते हैं।
क्योंकि डिनोमिनेटर ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई क्वोशंट रूल नहीं होता, सॉरी हाँ क्वोशंट रूल नहीं होता कि सीधा लगाओ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जैसे आप मतलब डेरिवेटिव में आप देखते हैं कि न्यूमिनेटर का अलग हो रहा होता है डेरिवेटिव, फिर डिनोमिनेटर का भी अलग से कर सकते हैं आप। तो वैसे इंटीग्रेशन में नहीं होता कि न्यूमिनेटर का इंटीग्रेशन फिर डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा दुश्मन है डिनोमिनेटर। और जो बच्चा इसको हटाने का हुनर सीख जाता है कि कैसे हम डिनोमिनेटर्स को रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई फॉर्म्स हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ ऑल अबाउट फॉर्म्स, इंटीग्रेशन इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को बनाना आसान नहीं है। फॉर्मूले तो सब याद कर लेते हैं, कौन नहीं याद कर सकता, हर स्टूडेंट फॉर्मूले को याद कर सकता है, लेकिन उसको लगाना, सही जगह पे सोचना, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएंगी, एकदम से तो नहीं आएंगी। तो ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन में हम एक अभियान चलाएंगे, है ना, एक जो हमारे लिए अभियान रहेगा वो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर हटाओ अभियान, है ना। तो डिनोमिनेटर हटाओ अभियान जो है, डिनोमिनेटर हटाओ अभियान, तो ये जो हमारे लिए है, ये अगर हम इस अभियान पे अगर हम काम करते हैं तो आसानी से हम शायद इंटीग्रेशंस को समझ भी पाएंगे और उससे उसके क्वेश्चंस को बना भी पाएंगे। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर हटाओ अभियान क्या है और कैसे लगाया जाता है, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाता रहूँगा। तो आइए पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करें, पहले बेसिक नॉलेज तो ले लें, फिर उसके बाद तो हम कर ही लेंगे। अगर आप 7.1 एक्सरसाइज में आते हैं सभी बच्चे एनसीईआरटी की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन तो कहता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब इनके इंटीग्रेशंस आपको करना होगा फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इन मेथड्स ऑफ, दिस इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली मतलब इंटीग्रेट नहीं कर देना उसको, आपने मतलब कि यहाँ पर एक, जैसे मैं लॉजिक समझाता हूँ, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि जैसे उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लो एनसीईआरटी का, तो उसने आपको क्या दिया होगा कि साइन टू एक्स हो गया हमारे लिए। तो आपको बताना है कि अब साइन टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपके लिए क्या होगा, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं कर देना आपने, आपने उसको थोड़ा लॉजिकली बताना है। तो यहाँ पर जो ये मैथड ऑफ इंस्पेक्शन जो कुछ ऐसा कुछ साउंड कर रहा है आपके लिए, इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है। मतलब ये जो मैथड ऑफ इंस्पेक्शन है ये बस ऐसी है ये, मतलब हम तो चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं कि पेपर में ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए कि आप इसको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताइए कि ये कैसे इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो अब हमने उस पर इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक ही समझाता हूँ सीधा कि कैसे आप यहाँ पर दिमाग लगाएं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका अगर हम क्या करें, मतलब जैसा मुझे पता है कि साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन जो भी होगा, अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँगा तो मुझे वापस साइन टू एक्स मिलेगा, है ना। मैं यही तो मुझे पता है। अब जैसे मुझे नहीं पता कि अभी सपोज करो कि साइन टू एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, तो मान लेता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। लेकिन अब एफ ऑफ एक्स प्लस सी मुझे ढूंढना है खुद से, और मुझे पता है एफ ऑफ एक्स जो होगा यहाँ पर, ये इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो मुझे वापस साइन टू एक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इस तरह से यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ा समझाना है टीचर को कि भाई किस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा इसका ट्रिक बता देता हूँ कि जो आप पेपर में लगा देना, ठीक है। जैसे आप क्या करना, आप सभी को साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करना तो आता ही है ना। तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कर दो भाई, पहले ऐसे रफ में कर लेना, ठीक है। तो जैसे मतलब कि इस मेथड के लिए आपके लिए बात कर रहा हूँ। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आता है कि डू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स, तो फिर कुछ ये सोचने वोचने की जरूरत नहीं है, फिर यू हैव टू राइट डायरेक्टली आंसर कि भैया ये होगा। ये जो अलग से उन्होंने एक मेथड्स और ये पूछ लिया, इसकी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ बस। तो आप पहले दिमाग में करिए, मतलब सोचिए कि साइन टू एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो कैसे हो सकता है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टू एक्स हो जाएगा। फिर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अंदर ए एक्स प्लस बी जो कि लीनियर फॉर्म होता है, तो उसका डेरिवेटिव करके डिवाइड करना है। तो कॉस टू एक्स बाई टू ये इसका इंटीग्रेशन है, जो आप हर कोई बच्चा सोच सकता है। जो अभी तक मैंने आपको सिखाया वही मैंने लगा दिया। तो बस अब आप यहाँ पे ऐसे बता देना, आपने रफ में ऐसे दिमाग लगा लिया कि भाई साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन ये है। तो आप इस मेथड के लिए जो उसने पूछा है आप ऐसे समझाना कि अगर हम डी बाई डी एक्स करें किसका, माइनस कॉस टू एक्स बाई टू का, है ना। क्योंकि इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे ऑब्वियस ही बात है साइन टू एक्स ही मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं डी बाई डी एक्स कर दूंगा किसका, माइनस कॉस टू एक्स बाई टू का, तो ऑब्वियस ही बात है जो मुझे वैल्यू मिलेगी, है ना, जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो साइन टू एक्स होगी। आप करके देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, बता सकते हैं टीचर को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो होगा माइनस वन बाई टू साइन टू एक्स, आप इसको करके दिखा दें कि भैया साइन टू एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन टू एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कॉस टू एक्स बाय,
ये आप इस तरह से सोच के कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ कि भाई पहले से इंटीग्रेशन करके रफ में देख लिया और उसको उठा के बता दिया कि अगर इसका डी बाई एक्स करेंगे तो ये आ रहा है साइन टू एक्स, तो इसका मतलब साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। अब एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है कि फिर आप टोटली ऐसे ढंग से समझाओ, जैसे मैंने ऊपर ऐसे लिख दो पहले। ये ऑल्टरनेट मेथड है कि हाँ भाई अगर साइन टू एक्स डी एक्स ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो हम ऐसे मान लेंगे इसको एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस सी का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो फिर हमें वापस क्या मिलेगा, साइन टू एक्स। तो फिर हमारे लिए एफ ऑफ एक्स का जो काम है वो कौन करेगा, तो वो ही फिर आपको सोचना पड़ता है उसके अंदर। तो एक ही तरीका है दोनों को करने का, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तो मेरे लिए यही रहेगा कि आप ऊपर वाले मेथड से ही चले जाएं और वो उसी से क्वेश्चन बना दें। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आप उसको रफ में ऐसे इंटीग्रेट कर लेना और उसको उस फंक्शन को वापस ले आना, फिर कहना कि अगर इसका हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो हमें साइन टू एक्स मिल जाएगा। जैसे अभी मैं एक और करके दिखा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि इसी मेथड से, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, कि कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो आप क्या करो कि सबसे पहले आप क्या करो, रफ में ऐसे पता कर लो कि cos 3x का इंटीग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो वो होता है आपके लिए माइनस नहीं आएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव बाई 3 हो गया, प्लस ये आ गया। ठीक है, तो बस आप कह देना कि भाई अगर हम डी बाई डी एक्स करें किसका, साइन 3x बाई 3 का, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, cos 3x। तो इससे साबित होता है कि cos 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन 3x बाय 3 प्लस सी। तो बस ये आपसे फालतू की मेहनत करा रहे हैं, तो वैसे आप ध्यान रखो पेपर में ऐसा कुछ मेरे को तो नहीं लगता कि आने वाला है। आपको सीधे क्वेश्चंस आएंगे, आप डायरेक्टली इनका इंटीग्रेशन करो जो तरीका मैंने आपको बताया है, और फटाफट आप आंसर्स निकालते रहो। तो अब जो जितने भी क्वेश्चन है आगे, आप मैंने 1-2 क्वेश्चन बता दिया आपको कि अगर इस मेथड से पूछा जाता है तो आपको, क्योंकि इसने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से लेकर 5 तक तो उसने इसी मेथड से करने को कहा है, ऐसी डेरिवेटिव वाले तरीके से। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं 6 टू लेकर जो बाकी क्वेश्चन है 6 टू 20, तो उसमें ऐसा कोई कुछ लॉजिक नहीं है, फिर आपको डायरेक्टली उनको डायरेक्टली उनको इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, तो समझ में आ रहा है, बताइए सभी बच्चे। ठीक है, आप ये बस एक दो मेथड, एक दो क्वेश्चन आपने सीख ही लिया कि ऐसे करना है, बट आप क्या करो, आप 7.1 पूरे एक्सरसाइज को डायरेक्टली बनाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे टीचर जो है पूछेगा। तो आइए अब हम सारे क्वेश्चंस का फटाफट कर लेते हैं जितना आज हमारे से हो सकता है, और जो रह जाएंगे फिर वो आप अगली क्लास में ही कल करके ले आना, ठीक है। चलिए, तो आइए बाकी क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट। आइए, तो मेरे को लगता है कि आप बाकी के नीचे के बना लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो मैं 6 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब बना लेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 1 to 5 आप ट्राई कर लेना, नहीं बनता है तो फिर मेरे से पूछ लेना, बट बन जाएगा। ईजी क्वेश्चन हैं सारे, वो जो मैंने सिखाया है वही लगाएंगे अगर आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको दे रखा है 4e के पावर है 3x, और उसके बाद +1, और उसके बाद में आ गया dx। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपके पास ऐसे मिक्स क्वेश्चन रहता है तो आप चाहें तो सभी को 2-2 इंटीग्रेशन इसके बना लें, लेकिन आप इनके आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखो अभी स्टार्टिंग है तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा बना लें चीज़ें लॉन्ग मेथड से भी, लेकिन जब एक बार परफेक्शन आ जाए तो फिर उसको डायरेक्टली आंसर लिख देना, है ना। तो अभी हम लॉन्ग मेथड से चल लेते हैं। तो 4 आपका बाहर हो जाएगा, e की पावर 3x हो जाएगा ये, और उसके बाद dx आ जाएगा साथ में, और प्लस के साथ यहाँ पे भी dx आ जाएगा, इस तरह से। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपको क्या मिलेगा बताओ। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x ही होगा, लेकिन याद होगा कि जो ऊपर इसके 3x बैठा हुआ है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर ही है ये। तो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, e की पावर ax प्लस b वाला, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में ही कराया गया था ये सब। तो 4e की पावर 3x, और बाई में क्या आ जाएगा सर इसके 3, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस का c हो गया। अब चाहूँ तो मैं आंसर सीधा लिख देता ना भाई, मैं फालतू में ये जो मैंने बीच में एक स्टेप बढ़ा दिया, तो मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, इस स्टेप को। आप चाहें तो इस स्टेप को हटा सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ से। तो ये परफेक्शन जब आ जाए तो कर लेने, तो फिर आप अभी इसी मेथड से बना लो, ऐसे बढ़िया से पूरा ढंग से क्लैरिटी करके दिखाओ टीचर को कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ये।
ठीक है सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 7 में अगर आप देखें तो उसने हमें क्वेश्चन दिया है, बाहर हमारे पास है एक्स स्क्वेयर और ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 1 - 1/x² dx। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दो अलग फंक्शंस आ गए, तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट रूल टाइप तो है नहीं कि मैं इसका डेरिवेटिव, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगा ताकि ये दो डिफरेंट इंटीग्रेशंस बन जाएंगे। ये देखो, तो एक अगर मैं इसको ऐसे इंटू करूँगा तो, और x² -1/x² से अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो जो है सॉल्व होने के बाद आपका बन जाएगा सिंपली -1। और आप चाहें तो फिर ये भी सोच सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट वाले का एलसीएम ले लिया, है ना, ऐसा भी सोच सकते हैं। x² -1 लिखा बाई x² और dx, है ना, और फिर x² से x² कैंसिल कर दिया। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम ले लें, आंसर तो सेम ही मिलेगा आपको। फिर ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट ही आंसर लिखूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी दो इंटीग्रेशंस बनेंगी ना, एक बनेगी x² माइनस के बाद एक बनेगी dx। आप चेक कर लीजिए, है ना, यही बनेंगी। तो अब हम थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं अपना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें क्वेश्चंस को देखते हुए। तो स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, x³/3 और -1 मतलब माइनस का dx, तो उसका इंटीग्रेशन होगा -x+c। तो इस तरह से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को बना सकते हैं। ठीक है, तो इजी है, अभी तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली है। अगर एक थोड़ा सा यहाँ स्पेस है मेरे पास, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सर मतलब इन क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन ब्रेक करके करना पड़ेगा। किसमें? सर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 कराया, हाँ, तो इसमें इंटीग्रेशन हमें ब्रेक करके करनी पड़ेगी कि हाँ पहले एक्स स्क्वायर का किया फिर उसके बाद हाँ, -1 के साथ। वो तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर या फिर आप पूरा दिखाओ, है ना भाई, मैं ऐसे कर रही हूँ x² dx, बढ़िया से ऐसे दिखाओ। मैंने ये स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, ये स्टेप अपने माइंड में करो और सीधा आंसर लिखो फिर, क्योंकि ये स्टेप को लिखने का अभी कोई मतलब, आप इसको स्किप ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे फिर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पर फिर आप जो थोड़े इजी स्टेप्स होते हैं उनको स्किप कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो आप चाहें तो इस स्टेप को दिखाएं, इट्स ऑन यू। और नहीं दिखाना चाहते डायरेक्टली भी आंसर है जैसे मैंने लिखा, आप यूँ लिख देंगे तो ये भी सही है। अब जैसे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, ax² दे रखा है, प्लस का bx और प्लस का c। अब एक चॉइस तो मेरे पास ये है कि मैं इसके तीन डिफरेंट इंटीग्रेशंस बना लूँ, है ना। एक मैं बना लूँ ax², एक मैं बना लूँ bx, एक बना लूँ मैं c, और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लूँ। और एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से दिमाग लगाऊँ, जो स्टेप में स्किप करता हूँ वो अपने माइंड में चलाऊँ। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इतना तो हम कर सकते हैं। अब पहले का अगर बच्चा सोचे ax² का इंटीग्रेशन, तो a तो जाएगा सर बाहर, और x² का इंटीग्रेशन क्या लिखेगा सर, x³/3। ये देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया, फिर लगाया प्लस। अब bx का करोगे तो कैसे करोगे, b बाहर, और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, तो b तो बाहर रह गया, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x²/2। फिर प्लस में c का करना है, तो c इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, कोई कांस्टेंट है, तो अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, dx। तो dx इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये बनेगा cx+c। तो इस तरह से हमें यहाँ पे करना। अब ये दोनों सी में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि भाई ये भी सी है वो भी सी है, तो एक थोड़ा ये शायद छोटा लेटर है, आप जो अपना कांस्टेंट टर्म बनाते हैं उसको कैपिटल में दिखा दें ऐसे, तो ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो ये चीज़ें आपको करनी है बस। तो वही है कि आप चाहें तो लिख दो भैया वो स्टेप जो मैं हम स्किप कर रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं खास। चलिए बताइए सभी बच्चे, अभी जो मैंने 6, 7, 8 तीन क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, समझ में आ रहे हैं सबको? ईजी है सर, अभी तो बस स्टार्टिंग है, तो आई होप इतना तो समझ में आ ही रहा होगा सबको अभी। ठीक है, चलिए तो इनको कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब जो पहले चार क्वेश्चन है वो तो आपको सबको समझ में आ ही गया ना, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब उसको कॉपी करने को फ़ायदा है नहीं। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप फटाफट ये इनको ही कॉपी कर लो। ठीक है, टाइम सेव हो जाएगा। ये 6, 7, 8 कॉपी करो फटाफट। फर्स्ट टू फोर का कहानी मैंने बता दी, अगर वो मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन से आता है तो वैसे कर लेना, अगर सीधा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना बस आप।
हाँ जी, कॉपी कर लिया सबने तीनों क्वेश्चन 6, 7, 8? चलिए 6, 7, 8 कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए। हाँ जी, कॉपी हो गया सभी का 6, 7, 8? चलिए 9 क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस ई की पावर x dx। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर लिखिए, चैट ऑप्शन में क्या आएगा। 2x² प्लस, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 2x² प्लस ई की पावर x dx। बताइए इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखिए सभी बच्चे, 2x² प्लस ई की पावर x का। हाँ, तकरीबन बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ही है, 2 आपका बाहर जाएगा और x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा x³/3, और ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही होता है। फिर उसके बाद x का भी करेंगे, बट क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर x का तो इंटीग्रेशन होता है और जो उसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव होता है, और वो तब तक ही होता है जब तक कि वो लीनियर है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप जाएं तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, देखिए वो क्या है, √x माइनस में 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो हम सीधा सोच रहे हैं कई बच्चे की पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर n का, तो वो नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए जो x होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। तो ये लीनियर तो कहीं से भी नहीं दिख रहा हमें, √x में आ रहा है ये तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, √x का स्क्वायर लगेगा, फिर माइनस के बाद 1/√x का स्क्वायर लगेगा, फिर सॉरी प्लस के बाद, फिर माइनस के बाद आ जाएगा 2ab। तो ये हमारा आ गया सर 2ab, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन किसका, साथ में dx हो गया। तो ये तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x हो जाएगा, ये प्लस का 1/x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो बस अब आप किसका इंटीग्रेशन तो हर कोई कर सकता है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और माइनस में 2 बाहर चला जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस का c। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया सबको। ये वंशिका आप क्या पूछ रहे हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मतलब, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा ना, तो dx का इंटीग्रेशन करना है आपको खाली। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो 5 आपका बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो 5x इज द आंसर। कांस्टेंट टर्म तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है ना हमेशा, जो अंदर बचेगा वेरिएबल टर्म्स में उसी का इंटीग्रेशन होगा, अगर कुछ नहीं है सर जैसे इस केस में -2 है तो इसको तो। कैसे ट्रीट करूँगी? अच्छा यहाँ 2 भी आना था, मैंने सिर्फ x लिख दिया है, ये 2 भी आएगा यहाँ, क्योंकि -2 में से 2 तो बाहर चला गया ना, और अंदर dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, इधर -2 भी आएगा। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर करिए, फिर जो इंटीग्रेशन में रह गया उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में सिर्फ dx वाली टर्म रह जाएगी, तो dx का इंटीग्रेशन तो फिर x होता है, और 2 आपका बाहर रहेगा। वो मैं गलती से -2 लगाना भूल गया था। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 कि 10 था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 देखिए सभी बच्चे, 11 क्वेश्चन अगर आप देखें सभी बच्चे, तो वो आपको दे रखा है, देखिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² और उसके बाद आएगा प्लस का 5x²
और माइनस का 4 और डिवाइड में इसके देखिए क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर, डिवाइड में इसके एक्स स्क्वायर है। तो अब देखिए, अब वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा था पीछे वो अब आपको समझ में आएगी। तो इसमें अब ये जो फॉर्म है ये डिनोमिनेटर में भी आपको टर्म यहाँ पे मिल रही है। अगर सोचो डिनोमिनेटर वाली टर्म नहीं होती, ये वाली टर्म यहाँ पे नहीं होती, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान होता, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाता है तब। सर एक्स क्यूब है क्वेश्चन में। अच्छा, तो ये एक्स क्यूब का आराम से हम एक्स 4/4 कर देते, इसका एक्स क्यूब बाय 3 कर लेते। लेकिन अब इस डिनोमिनेटर के आने से, ये जो डिनोमिनेटर में उसने एक्स स्क्वायर दिया है, इसके आने से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इंटीग्रेशन में कि इसका हम अलग से इंटीग्रेशन कर सकें। जैसे अब डेरिवेटिव में तो क्वेश्चन रूल लगा के कर लेते थे बढ़िया से। तो यहाँ पर हमें जब भी इस तरह की सिचुएशन में हम आएंगे तो उससे बाहर निकलने के तरीके हमें ढूंढने होंगे। तो उसमें से बाहर निकलने के जो तरीके हैं, जैसे मैंने बोला था, वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट आने वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक जेन्युइन तरीके समझा दूँ, एक मतलब परफेक्शन ट्रिक्स बता दूँ जो कि आपको इस तरह की फॉर्म से बाहर आने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अभी जो ट्रिक आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सेपरेशन। मतलब कि आप क्या करें, इस एक्स स्क्वायर को सभी के नीचे भेज दें, जिससे कि हम इस डिनोमिनेटर से जो है इसको हटा सकें। वही जो डिनोमिनेटर हटाओ अभियान है ना वो, तो इसका ये पहला तरीका है, ये पहली ट्रिक आप समझ लें कि ये ट्रिक आपको काम कर सकती है कि हम डिनोमिनेटर को उठाकर न्यूमिनेटर की हर टर्म के नीचे भेज दें, तो उससे डिनोमिनेटर को हटाया जा सकता है। देखिए कैसे, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखा, और माइनस के 4/x स्क्वायर लिखा। ये देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये टाइम टू टाइम ही आप सीख पाएंगे कि हाउ टू रिमूव द डिनोमिनेटर, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द मेथड्स टू रिमूव द डिनोमिनेटर्स। तो एक मेथड अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को लेकर हम न्यूमरेटर की हर टर्म के नीचे डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको ईजिली सॉल्व करेंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यह आप इसका इंटीग्रेशन यहाँ से क्या सॉल्व हो के बचा, एक्स, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, और अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 4x की पावर -2, और ये हो गया आपका dx। बस सर पावर -1 है तो आप समझ जाएंगे लॉग के पास जाना है। इसके अलावा कोई भी पावर मिलती है -2, -3, -4, तो आप उसको ऊपर ले आए, न्यूमिनेटर में ले आए। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x होगा, और उसके बाद आता है ये। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे सर, -4 तो बाहर रखोगे, और उसके बाद आपके पास आता है x की पावर -2। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो वो होगा -2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी -2 + 1 और प्लस का c। अब इसको यहाँ के बाद हम सॉल्व कर देंगे, तो आगे की दो टर्म्स तो ऑलरेडी सॉल्व हैं, उन्हें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये यहाँ से देखो नीचे से आंसर -1 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ऊपर से भी आंसर -1 ही आएगा, तो वो आपके लिए बन जाएगा 4/x + c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया क्या यहाँ से 5x और प्लस का 4/x, और उसके बाद आपके पास आ गया प्लस का c। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला तरीका आ गया डिनोमिनेटर को हटाने का। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ सभी को? वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर को हटाना जिस बच्चे ने सीख लिया, जिस बच्चे को ये चीज़ें आती चली जाएंगी धीरे धीरे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे डिनोमिनेटर्स को हटाया जा सकता है, वो ही सर इंटीग्रेशन को बना पाएगा। नहीं तो वो इंटीग्रेशन को नहीं बना पाएगा कभी भी फिर, और वो टाइम टू टाइम आपको सीखना होगा। तो इसको कॉपी कर लें। अब अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, मैंने आपको 11 तक तो पहुँचा ही दिया है, तो अभी आपके पास देर आर 20, 21, 22, मतलब 22 तक आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो अब आपको देखो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। अगर बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस बना ले विद एग्जांपल्स, तब भी उसका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा इंटीग्रेशन का। ये नहीं कि एनसीईआरटी में बहुत ही छोटे छोटे या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है। सम क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी आल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी ही बनाने जाएंगे तो अभी आपको वही टाइम लग जाएगा इतना। तो बाकी जो रेफरेंस बुक्स मैंने आपको दी हैं अलग से, उनको करने के लिए तो आपको देखो और टाइम निकालना पड़ेगा। तो जितना फास्टली आप लोग काम करेंगे उतना ही आपको उन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, और वो यही है कि आप अपने होमवर्क को पेंडिंग ना करें। जैसे जैसे जो होमवर्क दे रहा है उसके हिसाब से उसको बनाते रहें, ताकि हम
चीज़ों को फिर अगली क्लास में ढंग से कर पाएँ फिर।